हेलो दोस्तों लुसेंट साइंस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉल्यूशन का 3 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चौथे लेक्चर में हम लोग जानेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले दोस्तों कुछ टर्म है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहला जो टर्म है वह है वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस किसको हम लोग बोलते हैं? तो ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से वेपर में बदल जाए वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे लिक्विड जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लिक्विड जो होता है वोलेटाइल सब्सटेंस होता है क्योंकि लिक्विड आसानी से वेपर में बदल जाता है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से वेपर में नहीं बदले, गैस में नहीं बदले, वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे कोई भी सॉलिड जो होगा दोस्तों, याद रखिएगा, जैसे सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया ना, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ये सब याद रखिएगा, ये सब आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल है। जबकि वोलेटाइल की बात करेंगे तो कोई भी लिक्विड ले लीजिए, वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, ये सब लिक्विड है और जो लिक्विड है वो आसानी से वेपर में बदल जाता है, इसीलिए उसको वोलेटाइल सब्सटेंस बोलेंगे। और जो सॉलिड होगा जैसे नमक हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, उस सब को हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोलेंगे क्योंकि ये आसानी से वेपर में नहीं बदलते हैं। अब दोस्तों वेपर किसको बोलेंगे तो आपको मालूम होगा, बेसिक चीज़ है, ठीक है। कोई भी लिक्विड को अगर आप गर्म कीजिएगा तो वो गैसियस फॉर्म में आएगा, उसी गैसियस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर बोलेंगे। जैसे पानी को आप गर्म कीजिएगा तो वेपर में बदलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर बोलेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, कोई भी अगर लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो तो वेपर बन रहा है। अब ये जो वेपर है वो क्या होगा? वो सॉलिड, ये जो आपका सरफेस है लिक्विड का, उसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो वेपर के द्वारा, किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड के सतह पर, लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड का जो वेपर है उसके द्वारा लिक्विड के सतह पर जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब एक टर्म याद रखना है, प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट बोलिए तब, या प्योर लिक्विड बोलिए तब। प्योर सॉल्वेंट का मतलब होता है प्योर लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें कोई भी सब्सटेंस डाला हुआ नहीं है, कोई सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं है। जैसे प्योर वाटर हो गया, प्योर अल्कोहल हो गया, मतलब उसमें कोई चीज़ नहीं डाला है, उसको हम सॉल्यूशन नहीं बनाए, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब हो गया ऐसा लिक्विड जिसमें कोई सब्सटेंस दूसरा मिक्स नहीं है, एकदम प्योर फॉर्म में हो तो उसको प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, या उसी को हम लोग प्योर लिक्विड भी बोलेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में सब चीज़ हम लोग जान गए हैं। सॉल्यूशन का मतलब हो गया जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, मतलब प्योर लिक्विड में कोई सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, एक प्योर सॉल्वेंट और एक याद रखिएगा आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब हो गया प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड में, प्योर सॉल्वेंट में किसी सब्सटेंस को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है जैसे वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया या कोई भी लिक्विड है, तो जब हम प्योर लिक्विड में, मतलब प्योर सॉल्वेंट में कोई सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं, किसी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, या आप कह सकते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ इम्प्योरिटीज को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, when we add other substance in a pure liquid। अगर आप प्योर लिक्विड में, प्योर सॉल्वेंट में कोई अदर सब्सटेंस को डालते हैं, जैसे पानी में आप नमक को डाल दिए, या शुगर को डाल दिए, या यूरिया को डाल दिए, या ग्लूकोज को डाल दिए, या अल्कोहल में आप डाल दिए, किसी भी लिक्विड में अगर दूसरा सब्सटेंस को डालते हैं तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है घट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पानी में अगर आप नमक को डालते हैं, या यूरिया को डालते हैं, या शुगर को डालते हैं, या ग्लूकोज को डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस को डालते हैं, तो पानी का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर बन रहा था, उसमें क्या आएगा? गिरावट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, अगर किसी भी लिक्विड में अगर आप क्या करते हैं? बाहरी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, नमक, यूरिया, ये सब को ऐड करते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा,
अगर किसी लिक्विड में अगर आप मिलाते हैं बाहरी सब्सटेंस को तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना दोस्तों। किसी भी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में मतलब प्योर सॉल्वेंट में अगर आप इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, मतलब किसी चीज़ को आप मिलाते हैं, तो क्या होगा याद रखिएगा, वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का घट जाएगा, कमी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट जो है दोस्तों याद रखिएगा वो घट जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी लिक्विड में, प्योर लिक्विड में अगर आप अशुद्धि को मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, जैसे पानी में आप नमक को ऐड कर दीजिए या चीनी को ऐड कर दीजिए या शुगर को ऐड कीजिए या ग्लूकोज को ऐड कीजिए, यूरिया को ऐड कीजिए, किसी भी सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो उस पानी का जो वेपर प्रेशर है कम हो जाएगा, कम वेपर बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट का होगा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कारण होता है पहले जो वेपर बनता था वाटर के द्वारा पूरा बनता था, लेकिन उसमें जैसे ही चीनी मिलाएगा तो सरफेस पे चीनी का भी, ठीक है, चीनी का भी मॉलिक्यूल्स आ गया और चीनी जो होगा वो वेपराइज नहीं होगा, इसीलिए पानी का केवल वेपर बनेगा, इसीलिए वेपर में क्या हो जाएगा, कमी हो जाता है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब यहीं से जुड़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर तो सुन लीजिए, ऐसा प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के, ठीक है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मात्रा पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब 100 ग्राम अगर पानी में आप, ठीक है, 5 ग्राम या 10 ग्राम नमक मिलाते हैं या 10 ग्राम चीनी मिलाते हैं या 10 ग्राम आप यूरिया मिलाते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और ये जो कमी हुआ है सब में बराबर होगा। ठीक है, 100 ग्राम पानी में आप 10 ग्राम नमक मिलाइए तब, या 10 ग्राम आप ग्लूकोज मिलाइए तब, 10 ग्राम आप यूरिया मिलाइए तब, उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगा, वेपर प्रेशर में जो कमी आएगा या बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा, वो सब समान होगा। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट के मात्रा पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। सॉल्यूट, ठीक है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है कि यूरिया है कि सॉल्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, कितना मात्रा है उस पर निर्भर करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना तरह का होता है याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह का होता है, पूरा याद रखिएगा। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना कमी आया रिलेटिवली निकालना है। ठीक है, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ोतरी हुआ, एलिवेशन मतलब इंक्रीजमेंट, मतलब कितना वो बढ़ गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आई है, डिप्रेशन मतलब याद रखिएगा कमी। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 के 4 आप याद रखिएगा, ये सब को हम लोग बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना होता है, 4। पहला हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 के 4 होता है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये पूरा याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ लिखेगा, अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर केवल लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और कौन इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, लेकिन उतना आपको जानना नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नमक है कि चीनी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मात्रा कितना है उस पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिपेंड करेगा।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक लेते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दोस्तों आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन में बता दिए हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट हाई होता है। ठीक है, और एक दूसरे और सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा रहता है सॉल्वेंट की तुलना में, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कम रहेगा। ठीक है, सॉल्वेंट लो। अब देखिए, अब इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं। ठीक है, इस परत में छिद्र होता है जिसको हम लोग बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक ऐसा लेयर होता है जो सॉल्वेंट को, ठीक है, जाने देगा, मतलब लिक्विड को जाने देगा, लेकिन सॉल्यूट जो है, सॉलिड जो है उसको नहीं जाने देगा। याद रखिएगा, यह जो होगा सॉल्यूट को, सॉल्यूट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड को नहीं जाने देगा। याद रखिएगा, इसका क्षेत्र ऐसा होता है जो सॉलिड को नहीं जाने देगा। लेकिन यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सॉल्वेंट को जाने देगा, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को जाने देगा, लेकिन ये सॉलिड को जाने नहीं देगा। तो आपका राइट साइड में है डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेफ्ट साइड में है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब याद रखिए, ये मेम्ब्रेन हो गया, बीच में एक परत हो गया। राइट साइड में देखिए दोस्तों सॉल्वेंट ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट क्या है, कम है। इसीलिए इधर का जो सॉल्वेंट है वो RHS से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाने लगेगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट जो है जाने लगेगा, अपने आप जाने लगेगा। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब अपने आप, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन को NCERT में क्या लिखेगा, इसको लिखेगा सॉल्वेंट, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेगा, सिंपली बोलेगा सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअल में आप ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना सॉल्वेंट से, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से किसके तरफ, सॉल्यूशन के तरफ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो इसका दो तरीके से डिफिनेशन लिख सकते हैं, जे डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास होना, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। या इसको दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, जे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास होना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन ये वाला जो डिफिनेशन लिखवा है, याद रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम रहता है, इसीलिए ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होगा। कोई भी फ्लो जो नेचुरली होता है, अपने आप होता है, वो ज़्यादा से कम की तरफ होता है, हायर टू लोअर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हायर टू लोअर हो रहा है। ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब देखिए दोस्तों, एक टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन है, एक प्रोसेस है, एक याद रखना है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों, यह जो ऑस्मोसिस हो रहा था, ऑस्मोसिस क्या हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन हो रहा था, मतलब सॉल्वेंट आपका क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन आपका क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अपने आप क्या जा रहा था, मॉलिक्यूल्स जा रहा था। ठीक है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स जा रहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको SPM शॉर्ट में बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोला, तो ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को रोक देना है। पहले प्रेशर इधर भी सेम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी सेम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अब क्या किए, इधर जो फ्लो हो रहा था तो इधर प्रेशर हम ज़्यादा कर दिए। तो इस साइड अगर हम प्रेशर ज़्यादा कर देंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ये जो फ्लो है वो क्या होगा, रुक जाएगा।
तो वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड लगा रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लगा रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम सॉल्यूशन साइड लगा रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, मतलब डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, वो जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रुक जाए। तो सॉल्वेंट का फ्लो रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन साइड, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे के आधार पे सॉल्यूशन 3 तरह का होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है दोस्तों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। 2 सॉल्यूशन है, एक ए है और एक बी है, और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे ए जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दूसरे के तुलना में ज़्यादा होता है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और इस केस में सेल जो होगा श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, याद रखिएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या होता है, सेल सिकुड़ जाता है, याद रखिएगा। वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दूसरे की तुलना में कम है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ए हो गया इस केस में, ए और बी में देखेंगे तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से अगर कम है तो बोलेंगे ए जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, अगर सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर इसके अंदर आ जाएगा और जो सेल है वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो याद रखिएगा, सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सिकुड़ जाएगा और सेल जो है अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। वही दोस्तों एक और भी सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बराबर है। तो ए और बी 2 सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब 2 सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ए से ना बी में कुछ जाएगा ना बी से ए में जाएगा, मतलब सेल के अंदर ना पानी आएगा ना पानी बाहर जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखते हैं तो सेल से ना पानी बाहर जाएगा ना बाहर से पानी अंदर आएगा, उस केस में सेल ना सिकुड़ेगा और ना ही सेल क्या होगा, फूलेगा, याद रखिएगा। वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, हाइपरटोनिक में अगर रखेंगे तो सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा क्योंकि उससे पानी बाहर निकल जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में याद रखिएगा, सेल को रखेंगे तो फूल जाएगा, कहीं पानी उसके अंदर आएगा, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी ना अंदर आएगा ना बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि पानी का जो फ्लो है दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेशर अधिक होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब दोस्तों फिगर के द्वारा समझ लीजिए ऑस्मोसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट सेल पे, आपको बता दिए हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा तो सेल क्या होगा, बाहर आ जाएगा तो श्रिंक कर जाएगा, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, ये हो गया आपका आइसोटोनिक, ठीक है। एक हो गया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, इस केस में क्या होगा, सेल जो होगा स्वेल कर जाएगा, और इसको बोलेंगे टर्जिड हो गया। और आइसोटोनिक में क्या होगा, ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, दोनों समान रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैसिड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, लेकिन ये वाला जो बताएं ये इम्पोर्टेंट है, और ये वाला ऑस्मोसिस याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखिएगा। ये सब टर्म जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। लूसेंट सीरीज दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं और रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाएगा, और यहाँ से आप बेस्ट तरीके से लूसेंट को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे आपको हम नोट्स भी, ठीक है,
अवेलेबल करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। सॉल्यूशन का 1-2 और लेक्चर है, कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।